नमस्कार, हस्तक्षेप में आपका स्वागत है। लोकसभा चुनाव की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। लोकसभा चुनाव की तैयारियों के तहत भारतीय जनता पार्टी की जो तैयारियां हैं और जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रोपेगेंडा चल रहा है, उस प्रोपेगेंडा मॉडल की समीक्षा कर रहे हैं प्रोफेसर जगदीश्वर चतुर्वेदी। तो आइए सुनते हैं प्रोफेसर जगदीश्वर चतुर्वेदी से कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रोपेगेंडा मॉडल क्या है और भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से इस चुनाव में किन मुद्दों को लेकर के जा रही है और विपक्ष के पास इन मुद्दों की क्या काट है, या विपक्ष के पास जो मुद्दे हैं उनकी भारतीय जनता पार्टी के पास क्या काट है। तो आइए सुनते हैं प्रोफेसर जगदीश्वर चतुर्वेदी का ये संवाद सभा। नॉर्मली क्या है कि हम लोगों की आदत नहीं है कि हम नेताओं के पर्सनल जीवन के बारे में बातें ज्यादा करते हैं। हम यहाँ पर्सनल जीवन के बारे में बातें नहीं करना चाहते। हमारे लिए उनके पर्सनल जीवन के डिटेल्स कोई मायने नहीं रखते हैं, लेकिन एक चीज मायने रखती है जिसे हम लोग कहते हैं राजनीतिक आदतें, पॉलिटिकल हैबिट्स क्या है। जैसा कि मैंने आपसे पिछले एपिसोड में कहा भी था कि नरेंद्र मोदी का जो सबसे जो बुनियादी जो कैंपेन का जो आधार है वो है झूठ। और ये झूठ वो बार बार बोलते हैं, उसका उन्होंने बहुत ही सघन तरीके से अभ्यास किया है। और झूठ की, जैसा कि सब लोग जानते हैं, एक खूबी है कि जब एक बार आप झूठ बोलते हैं तो वो झूठ फिर सच लगने लगता है। वो यथार्थ को भी अपील करने लगता है। यहां तक कि अपने ही झूठ को नरेंद्र मोदी भी सच मानने लगते हैं। यानी जनता से झूठ बोलते हुए वो जानते हैं कि जनता से झूठ बोल रहे हैं, फिर वो बाद में खुद अपने झूठ पर विश्वास करने लगे हैं। जबकि हकीकत यह है कि नरेंद्र मोदी जानते हैं कि वो क्या बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं। और ये बहुत ही दिलचस्प पहलू है कि नरेंद्र मोदी की जो झूठ बोलने की आदत है वो पहली आदत है। दूसरी आदत क्या है उनकी? दूसरी आदत यह है कि नरेंद्र मोदी किसी भी किस्म की जो प्रक्रिया है वो उसमें विश्वास नहीं करते। चाहे वो उनके संगठन में हो, चाहे वो कैबिनेट में हो। आप नरेंद्र मोदी को उठा के देखिए सारे निर्णय, नरेंद्र मोदी ने अधिकतर निर्णय जो लिए हैं उनमें उन्होंने किसी भी प्रक्रिया का पालन नहीं किया है। और प्रक्रिया का पालन करने का मतलब यह है कि वे नियम, वे कायदे, वे तरीके जो कि संस्थान ने अपने काम काज के लिए परिभाषित किए हैं। एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं जिससे कि इस नरेंद्र मोदी की प्रक्रिया को अस्वीकार करने और प्रक्रिया को ओवरटेक करने की मनोवृत्ति को समझने के लिए काफी है। अभी हाल ही में इलेक्शन कमीशन में 2 पद खाली हुए और उन 2 पदों के लिए 2 लोग चुने गए। और ये जो 2 लोग चुने गए, उन दोनों व्यक्तियों के बारे में, यानी एक ज्ञानेश कुमार चुने गए और एक सुखबीर सिंह संधू चुने गए। कहने के लिए कमेटी थी, उसमें अधीर रंजन चौधरी भी थे। अधीर रंजन चौधरी ने मीटिंग के बाद में एक स्टेटमेंट दिया जो कि इंटरनेट पर है, सब लोग देख सकते हैं, कि जो कैंडिडेट वहां जिनके नाम पेश किए गए इन 2 के, इनके बारे में कोई जानकारी, विवरण, इनकी बैकग्राउंड, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई। और ये अपने आप में चिंता की चीज है। मैं कह रहा हूं इसलिए मत मानिए आप इसे चिंता की चीज। सुप्रीम कोर्ट ने इस ऑर्डर के, ये जो निर्णय हुआ था इन दोनों लोगों को इलेक्शन कमीशन में रखने का, इसके खिलाफ में सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन दायर की गई थी। सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट अब बाहर आया है पूरा, उस जजमेंट ने एक चीज हाईलाइट की है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज हाईलाइट की है। उससे आप उस खतरे को समझिए जो आपके सिर पर मंडरा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में साफ कहा है कि ये 2 हम, एक तो पहला तो उन्होंने ये कहा कि हम इस समय इस को हम स्थगित नहीं कर सकते, क्योंकि इससे पूरे देश में इलेक्शन बाधित होंगे और क्योस होगा। लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज कही है जिससे कि नरेंद्र मोदी की हैबिट, आदत का पता चलता है, वो क्या कही है? वो ये कहा है कि
चुनाव आयोग के सदस्यों के चयन के लिए जो निर्धारित प्रक्रिया, उस प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया। नरेंद्र मोदी संसदीय जनतंत्र में संसद की फंक्शनिंग से जुड़ी हुई जो प्रक्रियाएं, उनका भी पालन नहीं करते। नरेंद्र मोदी का सबसे जो जिसे कहें कि बुरी आदत क्या है? प्रक्रिया की अवहेलना करना, प्रक्रिया को न मानना, प्रोसेस को न मानना। प्रोसेस क्या था? सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में रेखांकित किया है इसे कि जो चीज एकदम जो इंप्लीमेंट हुई है, कायदे से 2 पोस्ट खाली थी तो 10 लोगों के नाम मीटिंग में पेश किए जाने थे, और 10 लोगों के नाम ही नहीं, उनके सारे विवरण और ब्यौरे और डिटेल्स, बैकग्राउंड सारी बताई जानी चाहिए, जिससे कि उस चेन में मदद मिले। लेकिन नरेंद्र मोदी ने तो सिर्फ 2 नाम पेश किए, और 2 नामों के बारे में भी कोई डिटेल्स और विवरण या ब्यौरे पेश नहीं किए। इसको सुप्रीम कोर्ट ने गंभीरता से लिया है। सवाल यह कि यह व्यक्ति जो प्रधानमंत्री के पद पर बैठा हुआ है, यह व्यक्ति किसी प्रक्रिया को मानने के लिए तैयार क्यों नहीं होता? लोकतंत्र में तो ऐसी अनुमति नहीं है। यह तो बहुत ही खतरनाक हैबिट है, जिससे कि डेमोक्रेसी और डेमोक्रेसी की पूरी प्रक्रिया बाधित होती है। सुप्रीम कोर्ट ने एक और बात कही है जो कि काम की है, वो ये कि चयन की प्रक्रिया की जो पवित्रता है उसे हर हालत में बनाए रखना चाहिए, और नरेंद्र मोदी ने ये चयन की जो प्रक्रिया थी उसकी पवित्रता को प्रदूषित किया अपने आचरण से। वो जिसका भी नाम वहां तय होता, 10 में 10 नाम रखते वो, लेकिन वो 10 नाम नहीं रखे, उन्होंने 2 नाम रखे। वो लोग कैसे हैं, क्या है, इस पर बहुत कुछ आ चुका, मैं उसमें जाना नहीं चाहता। एक और चीज है जो बहुत ही मजेदार चीज है, एक अन्य आदत है। एक तो ये आदत कि नरेंद्र मोदी जो संवैधानिक संस्थाओं की परिभाषित प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया का वे पालन नहीं करते, उसमें वो दाखिल नहीं होते, प्रक्रिया उन्हें पसंद नहीं है। एक अन्य चीज जो उन्हें पसंद नहीं है वो ये कि नरेंद्र मोदी को कहानी बहुत अच्छी लगती है। वो स्पीच देते हैं तो वो कहीं ना कहीं कोई ना कोई एक नैरेटिव खड़ा करते हैं। कहीं वो करप्शन के बारे में नैरेटिव खड़ा करेंगे, कहीं वो परिवारवाद के बारे में नैरेटिव खड़ा करेंगे। अरे सवाल यह है कि आप इतना कहानी में दिलचस्पी क्यों लेते हैं? आप यथार्थ में दिलचस्पी क्यों नहीं लेते? अगर आपको परिवारवाद पसंद नहीं है तो क्या ये बीजेपी ने अपने अंदर किया कि उसने किसी नेता के बेटे को, बीवी को, बच्चे को टिकट न दी हो? तो किस हिसाब से रिश्तेदारों को टिकट बांटी गई है? तो भारतीय जनता पार्टी में परिवारवाद ठीक है, वहां कोई दिक्कत नहीं है। जो असल चीज है वो ये कि नरेंद्र मोदी को कहानी अच्छी लगती है, कहानी बनाना अच्छा लगता है, लेकिन कहानी का यथार्थ से भी कोई संबंध होता है, इसे वो जोड़ना पसंद नहीं करते। नरेंद्र मोदी कहानी और यथार्थ के बीच के रिश्ते को काट कर देखते हैं। उनका पॉलिटिकल नैरेटिव देखें, वो करप्शन का खूब बोलेंगे, लेकिन वो अपने करप्शन की जांच नहीं कराने देंगे। जांच होगी तो पकड़े जाएंगे, उनके आदमी पकड़े जाएंगे। कौन नहीं जानता, बीजेपी का प्रेसिडेंट और राष्ट्रीय अध्यक्ष घूसखोरी में पकड़ा गया, यह ऑन द रिकॉर्ड है। कौन नहीं जानता उसका नाम? आप जाइए इंटरनेट पर सर्च कीजिए। ये दूध के धुले हुए नहीं है। कांग्रेस के किसी भी प्रेसिडेंट को आज तक करप्शन में नहीं पकड़ा गया। तो नरेंद्र मोदी की आदत है कहानी, फेक कहानी, और उसमें फिर मजा लेने की आदत। एक और चीज है, नरेंद्र मोदी फेक कहानी के लिए कंप्यूटर का बड़ा इस्तेमाल करते हैं।
ये जो उनके चंगू मंगू है, जो उनका मीडिया गैंग है, वो मीडिया गैंग खूब स्टोरियां संप्रसारित करता है व्हाट्सएप के लिए, इंटरनेट के लिए, मीडिया के लिए, तमाम चैनल्स के लिए। कंप्यूटर से कहानी आएगी, फेक कहानी आएगी, तो वो क्या सच्ची कहानी बन जाएगी? नहीं। कंप्यूटर से कहानी प्रसारित करने का अर्थ यह नहीं है कि वह सच्ची कहानी है। एक अन्य प्रवृत्ति है जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रवृत्ति है। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि नरेंद्र मोदी में एक नहीं, बार बार झूठ बोलने की आदत है, तो वो झूठ को लेके ही भागते रहते हैं और वो रोज एक झूठ बदलते हैं। और ये जो झूठ और इसको बदलना और झूठ की संगति में वो क्या कर रहे हैं? झूठ की संगति में इतिहास के निर्माण में लगे हुए हैं। जो मध्यकाल में क्या हुआ, आधुनिक काल में क्या हुआ, अरे झूठ से कहीं इतिहास गढ़ा गया है आज तक? आप लाख कोशिश कर लीजिए, झूठ से इतिहास आप नहीं बना सकते, प्रोपेगेंडा बना सकते हैं। झूठ से कुछ समय के लिए लोगों को कंफ्यूज कर सकते हैं, वोट पा सकते हैं, लेकिन इतिहास नहीं बना सकते। आपके कैंपेन करने से तो यह तय नहीं होगा ना कि उस जमाने में, अकबर के जमाने में हिंदू मुसलमानों के बीच में विद्वेष था। आपके कहने से तो नहीं तय बात हो जाएगी ये। आप लोगों के दिमाग में उतार भी देंगे तब भी इससे बात तय नहीं होगी, क्योंकि अतीत का इतिहास झूठ से बना हुआ इतिहास नहीं है, वहां अनेक सच्चाइयां हैं। एक और चीज है, नरेंद्र मोदी, जैसा कि मैंने कहा कि आपसे, जो सामने यथार्थ दिखाई देता है उसे स्वीकार नहीं करते, सामने जो समस्या उसे स्वीकार नहीं करते। नरेंद्र मोदी से पूछा जाना चाहिए हिंदुस्तान की दो बड़ी समस्याएं बताइए। उनके लिए तो उज्ज्वला गैस योजना एक ही गारंटी है, किसानों को मैं 6,000 रुपए दूंगा, गरीबों को 5 किलो राशन दूंगा फ्री। अरे बेरोजगारी दूर करने के लिए कोई गारंटी है? कोई ब्लूप्रिंट है? 10 साल दिए गए, बहुमत वाले 10 साल। नरेंद्र मोदी की अगर बातों और भाषणों पर देखा जाए तो नरेंद्र मोदी के लिए बेकारी की समस्या का भारत में कोई अस्तित्व नहीं है। हकीकत यह है कि बेकारी की समस्या आज भारत की सबसे बड़ी और विकराल समस्या है। इतनी बड़ी समस्या अंग्रेजों के जमाने में भी नहीं थी, मुगलों के जमाने में भी नहीं थी। और जो कि एक अन्य आदत है नरेंद्र मोदी की, राजनीतिक आदत, वो तथ्य और सत्य को मिला के नहीं देखते। ये पूछा जाना चाहिए कि नरेंद्र मोदी से लोग शांति की अवस्था में कैसे जी सकते हैं, बताइए। राम जी की कृपा से सारे देश में हर शहर में एक एक राम मंदिर खुलवा दिया जाए, शांति लौट आएगी, बेरोजगारी दूर हो जाएगी। मंदिरों से बेरोजगारी दूर हुई है आज तक? अगर मंदिरों से बेरोजगारी दूर हो जाती तो औद्योगिक क्रांति की जरूरत नहीं पड़ती। शंकराचार्यों से और तमाम जगत गुरुओं से और संतों और महंतों से काम चल जाता, फिर इंडस्ट्रियलिस्ट पैदा करने की जरूरत नहीं होती। आशीर्वाद से अगर लोगों के दुख दूर होते तो फिर विज्ञान की जरूरत नहीं होती। त्रिपुंड लगाएंगे, भस्म लगाएंगे, आशीर्वाद देंगे, कल्याण होगा। राम जी के मंदिर में जाएंगे, हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, कल्याण होगा। अगर इससे कल्याण होता तो राजा राम मोहन राय को समाज सुधार के आंदोलन को शुरू करने की जरूरत नहीं होती। सब लोग जानते हैं धर्म है, पहले भी था, आगे भी रहेगा, लेकिन धर्म में समाज को बदलने की शक्ति नहीं है। वो उपासना की चीज है, उपासना की चीज रहेगा। धर्म में रोजगार पैदा करने की क्षमता नहीं है कि सारे देश को रोटी खिला सके।
तो सारे देश में सारे हिंदू जो है वो रहते हैं बतर्ज आरएसएस, तो फिर कंगाली क्यों है? सब तो हिंदू हैं, सब तो भगवान को मानते हैं। क्या धर्म की और भगवान की उपासना करके जीवन में शांति संभव है? कम से कम नहीं है। वो जो हम लोग कहते हैं ना, भूखे भजन न होए गोपाला, ये लो अपनी कंठी माला। जितना तो भूख ही है, वो भजन नहीं कर सकती भूख में। तो ये जो सेंस है कि मैं बेरोजगारी नहीं मानता, मैंने क्या किया है, मैंने देखो वायदा किया था आपसे मंदिर बनवाने का, मंदिर, अरे तुमने वायदा जो किया था और भी वायदे किए थे, उनमें से कोई वायदा पूरा नहीं किया तुमने। और राम जी का मंदिर आपके वायदे से नहीं बना, सुप्रीम कोर्ट ने विशेष कानून का इस्तेमाल करते हुए राम मंदिर की परमिशन दी, उसकी वजह से राम मंदिर बना। नरेंद्र मोदी का कोई उसमें श्रेय नहीं है। आरएसएस के कोई भी तर्क सुप्रीम कोर्ट ने इंडोर्स नहीं किए। एक और चीज है, सोचें आप लोग, क्या निरंतर झूठ का आस्वाद लेके झूठे कैंपेन में डूबकर क्या जीवन में शांति आएगी? क्या बेरोजगारी दूर होगी? बिल्कुल दूर नहीं होगी। इसलिए ये जो इल्यूजन है कि झूठ में, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के मैसेज में डूब जाइए आपकी बेरोजगारी दूर होगी, ये भ्रम दिमाग से निकाल दीजिए। नरेंद्र मोदी ने 2 बड़े काम किए, ये बोल के मैं भी फिलहाल रोकूंगा। उन्होंने पहला बड़ा काम यह किया है कि उन्होंने जनता के जीवन से और एक बड़े हिस्से से जनता के जीवन से सत्य और सत्य से की नजर से देखने के दृष्टिकोण को उन्होंने एकदम गायब कर दिया है, या हम ये कह सकते हैं जनता से सत्य छीन लिया है। जनता के पास में उन्होंने ये शक्ति नहीं रहने दी कि वो जीवन के सत्य को देख सके। दूसरा काम नरेंद्र मोदी ने जो किया है, जो उनकी आदत का हिस्सा है, गलत में मजा लेने की प्रवृत्ति विकसित की है। अब लोग सही में आनंद नहीं लेते, सच में आनंद नहीं लेते, बल्कि गलत में आनंद लेते हैं। और ये चीज नरेंद्र मोदी के प्रभाव की वजह से दिन दूनी रात चौगनी पहले थी, लेकिन वो हाशिए पर थी। लेकिन नरेंद्र मोदी के क्षितिज पर आने के बाद ये दोनों चीजें तेजी से बढ़ी हैं, और ये सबसे खतरनाक चीज है। जब नागरिक गलत में मजा लेने लगे, अलोकतांत्रिक या लोकतंत्र विरोधी जीवन मूल्यों और राजनीतिक एक्शंस में मजा लेने लगे, जब लोग करप्शन में मजा लेने लगे, तो ये बहुत खतरनाक चीज है। लोग करप्शन में मजा ले रहे हैं, करप्शन में आवश्यक है पेमेंट देने के लिए, लेकिन प्रतिवाद नहीं कर रहे। तो ये जो गलत में मजा लेने की जो प्रवृत्ति है, उसने क्या किया, और ज्यादा बधुआ बना दिया है। नरेंद्र मोदी के यहां वैचारिक तौर पर एक बड़ा तबका है जो कि बंधक बना पड़ा है। वहां से जो कैंपेन होता है उसी दिशा में दिमाग खुलता है। ये जो नई किस्म की बधुआ प्रथा है जो कि प्रोपेगेंडा ने पैदा की है, इस बधुआ प्रथा ने जो काम किया वो ये सत्य का जीवन से, जीवन के दृष्टिकोण से अपहरण कर लिया है। और दूसरा उसने ये किया कि नागरिक के अंदर गलत में मजा लेने की प्रवृत्ति पैदा की। और ये जो आदतें हैं जो जनता में ला दी गई हैं, ये जनता की कम थी, मोदी की ज्यादा थी। और अब मोदी ने अपने ही तरह से, अपने ही रंग में एक बड़े अच्छे खासे सेक्शन को, करीब होंगे 30-35-40% लोग, जिनको उन्होंने रंग लिया है। फिलहाल इतना ही। आशा है ये कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करके बताएं आपकी राय क्या है। और अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा, ताकि अगली जब वीडियो अपलोड हो तो आपके पास इसका नोटिफिकेशन पहुँच सके। और अगर आपने हमारा फेसबुक पेज फॉलो नहीं किया है, फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। धन्यवाद।